नमस्ते दुनियादारी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अग्नि प्राइम मिसाइल टेस्ट के बारे में। भारत ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि एक न्यूक्लियर केपेबल इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म। ये लॉन्च एक रेल आधारित मोबाइल लॉन्च से किया गया, जिसे एक सामान्य दिखने वाले भारतीय रेलवे के लोकोमोटिव ने खींचा। मतलब भारत के लिए अपनी तरह का ये पहला परीक्षण है और इसके काफी गहरे रणनीतिक मायने हैं। चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। निश्चित रूप से ये भारत की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज यानी आप कहें तो रणनीतिक क्षमताओं के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। सिर्फ मिसाइल ही नहीं बल्कि उसे लॉन्च करने का ये नया तरीका ये भारत को दुनिया के उन गिने चुने देशों की कतार में खड़ा कर देता है जिनके पास, आप सोचिए, चलती ट्रेन से मिसाइल दागने की क्षमता है। ये वाकई में एक बड़ी तकनीकी और रणनीतिक छलांग है। तो सबसे पहले थोड़ा इस मिसाइल के बारे में ही बात कर लेते हैं। ये अग्नि प्राइम आखिर है क्या चीज? सुना है ये अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी की मिसाइल है। हाँ बिल्कुल, अग्नि प्राइम, जिसे कभी कभी अग्नि पी भी कहा जाता है, ये भारत की जानी मानी अग्नि मिसाइल सीरीज का सबसे नया सदस्य है। इसे एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। IRBM मतलब रेंज कितनी होगी इसकी? इसका मतलब है कि इसकी मारक क्षमता करीब 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। और हाँ, ये परमाणु हथियार यानी न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने में पूरी तरह सक्षम है। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी इसमें काफी कुछ नया है ना? जैसे सुनने में आया है कि इसमें एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल हुआ है, इससे वजन काफी कम हो गया है। सही कहा आपने, इसमें कई एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। कंपोजिट मटेरियल्स के इस्तेमाल से न सिर्फ वजन कम हुआ है बल्कि इसकी मजबूती भी बढ़ी है। इसके अलावा इसमें एडवांस्ड नेविगेशन एंड गाइडेंस सिस्टम है जो इसे अपने लक्ष्य को ज्यादा सटीकता से भेदने में मदद करता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसका कैनिस्टराइज्ड होना। हाँ, ये कैनिस्टराइजेशन वाला पॉइंट मैंने भी पढ़ा। इसका मतलब है कि मिसाइल एक सील्ड कंटेनर या कनस्तर में बंद रहती है और उसी से लॉन्च होती है। ये मोबाइल लॉन्च के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, कैनिस्टराइजेशन के कई फायदे हैं। पहला, मिसाइल को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान और सुरक्षित हो जाता है। ये मौसम की मार और बाहरी नुकसान से बची रहती है। दूसरा, लॉन्च के लिए तैयार होने का समय वो काफी कम हो जाता है। अच्छा, मतलब डिप्लॉयमेंट टाइम कम हो जाता है। हाँ, क्योंकि ये पहले से ही सील्ड है, इसे सीधे लॉन्चर पर लगाकर फायर किया जा सकता है। और तीसरा, जैसा आपने कहा, मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो रोड पर चलने वाला ट्रक हो या रेलगाड़ी, उनके लिए ये एकदम आदर्श है। कनिष्ठ मिसाइल को लॉन्च के दौरान स्थिरता और सुरक्षा देता है। समझ गया। तो ये टेक्नोलॉजी इसे ज्यादा वर्सेटाइल और डिप्लॉय करने में आसान बनाती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े स्ट्रेटेजिक पिक्चर में देखें तो अग्नि प्राइम भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता, जिसे न्यूक्लियर डिटरेंस पोस्चर कहते हैं, उसे काफी मजबूती देती है। खासकर आज के माहौल में, मतलब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, जहां रणनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, ऐसी क्षमता का होना बहुत मायने रखता है। और ये भारत के मौजूदा मिसाइल शस्त्रागार में कैसे फिट होती है? हमारे पास पहले से पृथ्वी जैसी शॉर्ट रेंज मिसाइलें हैं और अग्निवीर जैसी लॉन्ग रेंज भी। ये एक बहुत अहम सवाल है। अग्नि प्राइम असल में शॉर्ट रेंज मिसाइलों जैसे पृथ्वी, जिसकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर है, और लॉन्ग रेंज मिसाइलों जैसे अग्निवीर, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज्यादा है, इनके बीच के गैप को भरती है। अच्छा, ये 1000-2000 किलोमीटर वाला ब्रैकेट। जी हाँ, ये 1000-2000 किलोमीटर की रेंज भारत को ज्यादा फ्लेक्सिबल डिटरेंस ऑप्शंस देती है। मतलब अब भारत के पास लगभग हर जरूरत के हिसाब से अलग अलग दूरी पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। इससे दुश्मन को ये अंदाजा लगाना और मुश्किल हो जाता है कि भारत किस क्षमता का इस्तेमाल कब और कहाँ कर सकता है। और ये कोई पहला टेस्ट तो था नहीं इसका, इसके पहले भी हुए हैं? नहीं, अग्नि प्राइम के 2021 से अब तक कई सफल परीक्षण हो चुके हैं। हर परीक्षण के साथ इसकी टेक्नोलॉजी और विश्वसनीयता को परखा गया है। ये दिखाता है कि मिसाइल सिस्टम अब काफी मैच्योर हो चुका है और इसे सेना में शामिल करने की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। चलिए, मिसाइल की बात तो हो गई। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, ये रेल आधारित लॉन्च। ये टेस्ट 24-25 सितंबर 2025 को हुआ, जैसा कि सूत्रों से पता चला। डीआरडीओ ने इसे गेम चेंजर तक कह दिया। लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है, जैसा आपने भी इशारा किया, कि ये कोई आम पटरी पर चलने वाली पैसेंजर या मालगाड़ी नहीं थी जिसके डिब्बे से मिसाइल निकली हो। हाँ, ये समझना महत्वपूर्ण है।
यह एक खास तौर पर डिजाइन किया गया मोबाइल लॉन्चर सिस्टम था, जिसे एक स्टैंडर्ड रेलवे इंजन ने खींचा। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जिसमें मिसाइल लॉन्च करने की पूरी क्षमता मौजूद हो। डीआरडीओ ने इसे मिसाइल ट्रेन या रेल मोबाइल लॉन्चर कहा है। तो इसका आइडिया क्या है? मतलब क्यों जरूरत पड़ी इसे ट्रेन पर लगाने की? रोड मोबाइल तो थी हमारे पास। इसके पीछे का मूल विचार है मोबिलिटी और स्टेल्थ, गतिशीलता और छिपाव। भारत का रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक है, करीब 70,000 किलोमीटर लंबा। इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके मिसाइल लॉन्चर को देश के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, इसे सामान्य रेल ट्रैफिक के बीच छुपाया जा सकता है। दुश्मन के लिए पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा कि कौन सी ट्रेन असली है और कौन सी मिसाइल ट्रेन। सुनने में तो ये वाकई किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है कि एक आम सी दिखने वाली ट्रेन देश में कहीं घूम रही है और उसके अंदर परमाणु मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता है। बिल्कुल, लेकिन ये अब रणनीतिक हकीकत है। ये रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर अपने आप में एक पूरा सिस्टम होता है। ये फिक्स्ड साइलोज यानी जमीन में बने स्थायी लॉन्च ठिकानों से बिल्कुल अलग है। साइलो स्थिर होते हैं, उनकी लोकेशन दुश्मन को पता होती है और वो पहले हमले, फर्स्ट स्ट्राइक का आसान निशाना बन सकते हैं। जबकि ये रेल लॉन्चर तो चलता फिरता रहेगा, कहीं भी हो सकता है। सही। इसे देश के विशाल रेल नेटवर्क पर कहीं भी ले जाया जा सकता है, सुरंगों में छुपाया जा सकता है, घनी आबादी वाले इलाकों से गुजारा जा सकता है ताकि सैटेलाइट की नज़र से बचा रहे, और फिर किसी पूर्व निश्चित या अचानक चुनी गई जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ये लॉन्चर पूरी तरह से सेल्फ सस्टेन्ड होते हैं, मतलब इनमें मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता के साथ साथ अपना पावर सोर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम और सुरक्षा के इंतजाम भी होते हैं। इन्हें ऑपरेट करने के लिए भारी तामझाम की जरूरत कम पड़ती है। तो अगर हम इसके रणनीतिक फायदों को गिने तो सबसे पहले तो मोबिलिटी हो गई, पूरे देश में कहीं भी ले जाने की क्षमता। दूसरा, स्टेल्थ, छिपाव। दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना बेहद मुश्किल। हाँ, और इसी स्टेल्थ से जुड़ा है तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण फायदा, सर्वाइवेबिलिटी यानी बचाव क्षमता। ये भारत की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति के लिए खास तौर पर अहम है। इस नीति का मतलब है कि भारत किसी पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। हाँ, ये हमारी पॉलिसी है। लेकिन अगर हम पर हमला होता है तो हमारे पास जवाबी हमला करने की पुख्ता क्षमता होनी चाहिए, जिसे सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं। रेल मोबाइल मिसाइलें इस क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। दुश्मन अगर पहला वार करता भी है तो हमारी ये मिसाइलें रेल नेटवर्क पर फैली होने के कारण सुरक्षित बच सकती हैं और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहेंगी। उनका पता लगाना ही दुश्मन के लिए एक भयानक सरदर्द होगा। ये तो बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। मतलब दुश्मन को सिर्फ हमारे ज्ञात मिसाइल बेस पर ही नहीं, बल्कि पूरे 70,000 किलोमीटर के रेल नेटवर्क पर नजर रखनी होगी, जो कि हाँ, प्रैक्टिकली असंभव है। निश्चित रूप से ये दुश्मन की टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज को बेहद जटिल बना देता है। और चौथा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। लॉन्च करने के लिए बहुत सारी जगहों के विकल्प मिल जाते हैं। इससे रिएक्शन टाइम भी तेज हो सकता है। जरूरत पड़ने पर छुपे हुए ठिकानों से अचानक हमला, मतलब सरप्राइज स्ट्राइक करना भी संभव हो जाता है। डीआरडीओ ने इसे रोड कम रेल मिसाइल सिस्टम कहा है। इसका क्या मतलब है, रोड और रेल दोनों? इसका मतलब है कि भारत अब मिसाइलों को तैनात करने के लिए सड़क और रेल दोनों तरह की मोबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता है। भारत के पास पहले से ही रोड मोबाइल लॉन्चर हैं जिन्हें बड़े ट्रकों पर लगाया जाता है, जैसे पृथ्वी और अग्नि सीरीज की कुछ दूसरी मिसाइलों के लिए। रोड मोबिलिटी भी दुश्मन के लिए ट्रैकिंग मुश्किल बनाती है। अब रेल मोबिलिटी को इसमें जोड़ने से ये चुनौती और बढ़ गई है। ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो मिसाइल फोर्स की पहुंच और बचाव क्षमता दोनों को बढ़ाती है। ये भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और एक परिपक्व परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित करता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन क्या इस तकनीक की कोई सीमाएं या चुनौतियां भी हैं? मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना। हाँ, कुछ चुनौतियां और सीमाएं जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। सबसे पहली और जाहिर सी बात है ट्रैक डिपेंडेंसी। ये सिस्टम वही काम कर सकता है जहां रेल की पटरियां मौजूद है। भारत का रेल नेटवर्क बेशक बहुत बड़ा है, लेकिन ये देश के हर कोने, खासकर दुर्गम पहाड़ी या जंगली इलाकों तक नहीं पहुंचता। ये तो सही बात है। रोड मोबिलिटी का ये फायदा है कि वो कहीं भी जा सकती है। और क्या चुनौतियां हो सकती हैं? दूसरी चुनौती प्रिसिजन यानी सटीकता को लेकर हो सकती है, खासकर बहुत लंबी दूरी के टारगेट्स के लिए।
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चलती हुई या अस्थायी रूप से रुकी हुई रेल प्लेटफॉर्म शायद जमीन पर बने फिक्स्ड बेस जितनी स्थिरता न दे पाएं, जिससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी में थोड़ी कमी आ सकती है। अच्छा, लेकिन आजकल तो मिसाइल के अपने गाइडेंस सिस्टम्स काफी अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी सच है कि आज के एडवांस्ड गाइडेंस सिस्टम्स इस कमी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। और अग्नि प्राइम खुद एक बहुत सटीक मिसाइल मानी जाती है, तो ये शायद उतनी बड़ी चिंता ना हो। लेकिन एक फैक्टर जरूर है जिस पर ध्यान देना होगा। और सुरक्षा का पहलू, मतलब पटरियों की सुरक्षा का क्या? बिल्कुल। तीसरी चुनौती है सैबोटाज रिस्क, यानी तोड़फोड़ का खतरा। युद्ध के समय दुश्मन रेल के बुनियादी ढांचे जैसे पटरियां, पुल, सुरंगें को निशाना बना सकता है। अगर रेल नेटवर्क ही बाधित हो गया तो इन मोबाइल लॉन्चर्स की आवाजाही रुक सकती है। इसलिए रेल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। तो फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इन चुनौतियों से भी निपटना होगा। अब अगर हम वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस टेस्ट के साथ भारत किन देशों की कतार में खड़ा हो गया है? ये टेक्नोलॉजी और किसके पास है? इस रेल मोबाइल मिसाइल लॉन्च तकनीक के साथ भारत एक बहुत ही छोटे और विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है। इस क्लब में मुख्य रूप से रूस और चीन शामिल हैं, जिनके पास ऐसी ऑपरेशनल क्षमताएं हैं। अमेरिका ने भी अतीत में इस पर काम किया था, लेकिन कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद अपना प्रोग्राम बंद कर दिया था। और रूस तो शायद इस मामले में सबसे पुराना खिलाड़ी है। हाँ, मुझे कुछ याद आ रहा है कोल्ड वॉर के टाइम का। हाँ, सोवियत संघ तो रेल आधारित ICBMs यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का पायोनियर था। सोचिए 1980 के दशक में उनके पास R-23 मोलोडेट्स मिसाइल थी, जिसे नाटो ने SS-24 स्कैल्पेल कहा था। ये खास तौर पर बनी मिसाइल ट्रेनों पर तैनात थीं। ये ट्रेनें सोवियत संघ के विशाल रेल नेटवर्क पर लगातार घूमती रहती थीं, जिससे उन्हें ट्रैक करना लगभग नामुमकिन था। ये शीत युद्ध के दौर की एक बेहद डरावनी हकीकत थी। बाप रे, मतलब ये कॉन्सेप्ट काफी पुराना है, 80 से। कॉन्सेप्ट पुराना है, लेकिन आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, खासकर उन देशों के लिए जो अपनी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करना चाहते हैं। सोवियत संघ तो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी MRBMs में भी आगे था। 1950 के दशक में ही उनका R-5M, जिसे SS-3 शाइस्टर कहते थे, दुनिया का पहला परमाणु सक्षम MRBM माना जाता है। बाद में R-12 SS-4 सैंडल और R-14 SS किएनआई। आपको याद होगा 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट? हाँ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। वो इन्हीं R-12 और R-14 मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करने को लेके हुआ था। अच्छा, तो ये वही मिसाइलें थीं। अमेरिका ने इसके जवाब में क्या किया था? उन्होंने भी कोशिश की होगी। अमेरिका ने 1980 के दशक में पीस कीपर रेल गैरिसन प्रोग्राम शुरू किया था। उनकी योजना थी अपनी शक्तिशाली पीस कीपर ICBMs को ट्रेनों पर तैनात करने की, लेकिन जैसा मैंने कहा, कोल्ड वॉर खत्म होने, बजट में कटौती और बदलती रणनीतिक जरूरतों के चलते इसे लागू करने से पहले ही रद्द कर दिया गया। अमेरिका का पर्शिंग 2 MRBM भी उस दौर में काफी एडवांस था, पर उसे भी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस यानी INF संधि के तहत नष्ट कर दिया गया। और चीन का क्या स्टेटस है इस मामले में? उनके पास भी है ये रेल वाली टेक्नोलॉजी? चीन के बारे में माना जाता है कि उसके पास भी ऑपरेशनल रेल मोबाइल मिसाइल क्षमताएं हैं। उनकी DF-21 सीरीज की MRBM काफी मशहूर है, जिसे कैरियर किलर भी कहते हैं। इसके कुछ वेरिएंट्स को रेल मोबाइल या रोड मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तैनात किया गया है। इसके अलावा उत्तर कोरिया ने भी 2021 में ऐसी क्षमता का दावा किया था, हालांकि उनके दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। उनके पास हवासोंग 7 यानी नोडोंग MRBM भी है। तो मतलब भारत अब रूस और चीन जैसे देशों के साथ खड़ा है इस विशेष क्षमता में। ये काफी बड़ी बात है। हाँ, इस सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही कहा कि इसने भारत को चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है, जिनके पास चलती फिरती रेल नेटवर्क से कैनिस्टराइज्ड मिसाइल लॉन्च करने की प्रणाली है। अन्य देशों जैसे फ्रांस, उनके पास समुद्र आधारित हैं, इजराइल जेरिको सीरीज, ईरान शाहाब 3 के पास भी MRBM क्षमता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेल मोबाइल हों। वापस भारत पर आते हैं। DRDO ने इसे गेम चेंजर और रोड कम रेल मिसाइल सिस्टम बताया। रक्षा मंत्रालय का बयान भी काफी सकारात्मक था। उन्होंने इसे टेक्स्ट बुक लॉन्च कहा, जिसने सारे मिशन उद्देश्य पूरे किए, और ये भी कहा कि ये भविष्य में ऐसे सिस्टम्स को सेना में शामिल करने का रास्ता साफ करेगा। बिल्कुल, ये सारी बातें मिलकर एक ही तस्वीर पेश करती हैं। ये उपलब्धि भारत की स्वदेशी रक्षक क्षमताओं में एक और मील का पत्थर है,
ये सिर्फ एक मिसाइल का परीक्षण नहीं था, बल्कि एक पूरी प्रणाली का, एक पूरे कॉन्सेप्ट का सफल प्रदर्शन था। ये दिखाता है कि भारत अब एक एडवांस्ड अगली पीढ़ी की मिसाइल यानी अग्नि प्राइम को एक बेहद लचीले, सुरक्षित और छुपा कर रखे जा सकने वाले लॉन्च प्लेटफॉर्म यानी रेल मोबाइल सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करने में सफल रहा है। तो कुल मिलाकर ये भारत की प्रतिरोधक क्षमता, डिटरेंस कैपेबिलिटी को और मजबूत करता है और दुनिया को ये संदेश भी देता है कि भारत अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए लगातार नई और एडवांस टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। सही कहा, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी रेखांकित करता है। अब यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है कि कैनिस्टराइजेशन और रेल मोबिलिटी का ये कॉम्बिनेशन, मतलब मिसाइल का सील्ड कंटेनर में होना और उसे कहीं भी ले जा सकने की आज़ादी, ये भविष्य में भारत के स्ट्रेटेजिक कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को कैसे प्रभावित करेगा। कमांड एंड कंट्रोल मतलब यानी इन मिसाइलों को लॉन्च करने का फैसला लेने और उस आदेश को अमल में लाने की प्रक्रिया कैसे बदलेगी जब ये हथियार देश में कहीं भी कभी भी मौजूद हो सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। ये तो काफी पेचीदा सवाल है। मतलब निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी उतना ही फ्लेक्सिबल और सिक्योर बनाना होगा जितना ये सिस्टम खुद है। बिल्कुल। और दूसरा पहलू है भारत की भौगोलिक विविधता। अलग अलग तरह के इलाके, टेरेन्स, जैसे कि पहाड़, मैदान, तटीय क्षेत्र, इनमें इनकी तैनाती की क्या नई रणनीतियां, डिप्लॉयमेंट डॉक्ट्रिन्स विकसित करनी होंगी। हर इलाके की अपनी चुनौतियां और अवसर होंगे। इन मिसाइल ट्रेनों को कहाँ छुपाया जाएगा, कहाँ से ऑपरेट किया जाएगा, उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर भविष्य में हमारे रणनीतिकारों को गहन विचार विमर्श करना होगा। ये तकनीक जितनी संभावनाएं खोलती है, उतनी ही नई चुनौतियां भी पेश करती है, कमांड और कंट्रोल के नजरिए से। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज की हमारी ये चर्चा जानकारीपूर्ण रही होगी। जियोपॉलिटिक्स विषयों पर ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।